किस उसके मायने क्या हैं? मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर मैं अनुच्छेद 39 से 51 तक जाऊं, मैं कोई भी वादा उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड कर सकता हूं। गलत कह रहा हूं क्या विराग? थोड़ा नुआंस दूंगा और मैं कहूंगा यही तो हमारे वो अधिकार जो दरअसल फंडामेंटल राइट्स बनने चाहिए थे, पैसे की कमी से, क्योंकि हम एक नासिन डेमोक्रेसी थे जब हमने संविधान अपना अपनाया, मैंने इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बनाए थे। देखिए मैं तो इस राह पर चल रहा हूं, कर सकता हूं ना। संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए हैं और मुझे खुशी है कि आज जो तीनों पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं बहुत ही डिसेंट है और एडीआर तो इस बारे में इंसाइक्लोपीडिया है। आप बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा ट्रैक में लाना चाहता हूं। इस पूरी बहस में 3 मुद्दे हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन का क्षेत्राधिकार, मैं मानता हूं है। दूसरा, बदनीति है कि नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं इसको मानता हूं अच्छा कदम है। तीसरा है विडंबना। इस विडंबना पर पहले हम चर्चा करते हैं। 2 साल पहले जब कोरोना की गाइडलाइंस चली थी और लाखों लोगों के ऊपर जुर्माने लगे थे कोरोना के गाइडलाइंस तोड़ने के लिए, प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए, उस समय इन सारे राजनीतिक दलों के नेता राज्यों में प्रोटोकॉल तोड़कर चुनाव प्रचार कर रहे थे और दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बोला कि हमारे पास इसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और जब हमने उनको बार बार इस बात के लिए लीगल नोटिस दिया, वहां कोर्ट से जब उनको डांट पड़ी, तब उन्होंने उस पर रोक लगाई, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला दिल्ली हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला कि राज्यों के चुनाव के समय हम आचार संहिता में लागू नहीं कर सकते हैं। और सारे राजनीतिक दलों ने देश में, संदीप जी, लाखों लोगों के ऊपर अरबों रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन सारे राजनीतिक दल के सारे नेताओं ने खुलेआम इन धज्जियां उड़ाई। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था एक फ्रॉड बन गई है और उस परिप्रेक्ष्य में हमको पूरी व्यवस्था को देखने की जरूरत है। ये पहली विडंबना। दूसरी विडंबना, 2013 में हमने चुनाव आयोग के सामने, संपत साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हमने पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और सोशल मीडिया की गाइडलाइन इशू कराई। वो गाइडलाइन उन्होंने बोला इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, और वो गाइडलाइन इशू होने के बाद पिछले 9 सालों में डायल्यूट कर दी गई इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज, और उनका पालन नहीं हो रहा है। ये दूसरी विडंबना है। तीसरी विडंबना, अभी पीएफआई पर अभी बैन लगा, लेकिन एसडीपीआई जो उनके राजनीतिक संगठन है उस पर बैन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसको चुनाव आयोग को लगाना है, और चुनाव आयोग जिस चीज में जन्म देता है उसको मृत्यु का उसके पास अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग को राजनीतिक दल के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। वो अनुच्छेद 324 के भीतर अपनी विडंबनाओं को बढ़ाना चाहता है, क्षेत्राधिकार को बढ़ाना चाहता है, पर उसका जो बेसिक काम है। अब यहां पर हम बात आते हैं, रेवड़ी क्या है। रेवड़ी के 2 एस्पेक्ट हैं। पहला, वायदा माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 123 के तहत प्रलोभन, लोगों को घूस देना, लोगों को करप्ट प्रैक्टिस के तहत गलत तरीके से लोगों का वोट हासिल करना। ये चुनाव नहीं, यहां पर आता हूं। ये चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने से चुनाव के रिजल्ट होने तक ही उसका अधिकार है, लेकिन उन रेवड़ियों का प्रभाव क्या पड़ेगा, यह चुनाव आयोग के दायरे से बाहर है। सरकार बनने के बाद उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होते हैं, इसके लिए सरकार के साथ 3 जिम्मेदार लोग हैं। पहला, रिजर्व बैंक, दूसरा फाइनेंस कमीशन, और तीसरा केंद्र सरकार। तो पहली बहस यह होनी चाहिए कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो मैं, गुरुजी जो भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि चुनावी सुधार पे बहस होनी चाहिए, और 3 बातें हो जाएं तो मैं समझता हूं आज आपकी जो बहस है ये पूरे देश में लोकतांत्रिक क्रांति ला देगी। पहला, कि पिछले 25 सालों से कितने चुनावी सुधार पेंडिंग हैं, कांग्रेस के समय से, भाजपा के समय से, और ये सारे राजनीतिक दलों ने अपना कार्टेल बना रखा है। कोई चुनावी सुधार नहीं चाहता, जो सत्ता में आ जाता है वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता, विपक्ष में रह के हल्ला करते हैं। तो पहला, वो चुनावी सुधार कौन है, जनता को जानने का। 20 सेकंड में बाकी दोनों पॉइंट प्लीज। और इसके लिए संसद का विशेष अधिवेशन होना चाहिए। दूसरा, जो फाइनेंस कमीशन है, अभी स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट किया कि 1% ऑफ जीडीपी नहीं होना चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन श्वेत पत्र जारी करे, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का सारा खाका सामने आए। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात,
कि ये जो चुनावी सुधार की पूरी प्रक्रिया है ये कंप्रेहेंसिव तरीके से होनी चाहिए, एडहॉक तरीके से। यहां से बदनीति सामने आती है। आपको पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 के तहत पूरे अधिकार देने ही होंगे।